Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm your psychology mentor at Study Capital. You know that this is our ongoing series where we talk to the toppers and we bring you to the unfiltered content which is natural, raw, and first hand from the toppers' perspective. What was their journey looked like? What were their ups and downs, lows and highs? What were their strategy? Their resources, their tips and tricks, the last moment fear of examinations, and more and more. So today we have Deepthi who will talk about her journey. We will ask some questions to her, which is not my questions. The questions are yours basically. And in the end, we'll also let you know what is life at University of Hyderabad doing masters in psychology. Welcome Deepthi. How are you? Uh, Thank you, sir. I am good. All right. So this interview will be bilingual. आप इंग्लिश हिंदी जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो सकते हैं यू कैन स्विच बिटवीन द लैंग्वेजेस आई जस्ट वांट कि थॉट एंड अच्छे से जो आपके ओपिनियंस है वो कन्वे होने चाहिए विद अ वेरी अनफिल्टर्ड वॉइस ऑल राइट सो विल स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड यू केम अक्रॉस साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट कब आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में पता चला कब आपने इसको एज अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू किया ओके तो जब आई वाज डूइंग 12th उसके बाद फिर मुझे तो पहले मैंने नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था। हम्म तो फिर उसमें अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हम्म फिर उसके बाद मैंने मेरी सिस्टर है उसने मुझे रिकमेंड किया कि ये कोर्स बहुत अच्छा है साइकोलॉजी, तो यू कैन जस्ट ट्राई इट। तो फिर उसके बाद मैंने कॉलेजेस सर्च करना स्टार्ट कर दिए कि कहाँ पर अच्छा कॉलेज है, कहाँ से मैं हम्म परसीव कर सकती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने वर्धा से अपना जो अंडर ग्रेजुएट है वो कंप्लीट हम्म किया, दत्ता मेकी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से। तो ओके वहाँ पर मेरा बीएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी था। ओके All right. So many viewers are actually who are preparing for the NEET examination or who actually had bio PCB stream in their class 12 or they have done BSc in biology or zoology. So do you really think that being a background in biology or life sciences help to prepare in psychology? हाँ, श्योर। क्योंकि साइकोलॉजी में भी ऐसा कुछ पार्ट है जो कि जो सभी सब्जेक्ट से मिलकर ही बना है। Hmm. लाइक जो बिहेवियर बेसिस है उसमें भी बायोलॉजी का पार्ट आता है और स्टैटिस्टिक में भी थोड़ा बहुत फिजिक्स एंड मैथ्स Hmm. रिलेटेड आता है। तो या मतलब जो भी हम सीखते हैं ऑल ओवर वो साइकोलॉजी में काम आता ही है। Okay, okay. So, my next question would be, when did you started preparing psychology for CUET? कब आपने शुरू किया? कब आपको ये चीज लगी कि okay, this is the time, अब मुझे शुरू करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन? हाँ, तो जब मैं अपने थर्ड ईयर में थी यूजी में, तो उस टाइम पर मुझे उतना सीयूईटी के बारे में उतना पता नहीं था, बट मेरे हम्म जो सीनियर्स है वो प्रिपेयर कर रहे थे फॉर एग्जाम सीयूईटी पीजी के लिए। तो फिर उसके बाद से ही मेरा तो उस टाइम पर थर्ड ईयर कंप्लीट होने का ही था। तो हम्म फिर जब जब मैं सिक्स सेम में मतलब लास्ट सेम में आई, तो हम्म उस सीयूईटी पीजी के बारे में मुझे पता चला। और फिर उसके बाद हमारी इंटर्नशिप भी थी हॉस्पिटल में ही, ओके क्योंकि क्लिनिकल फील्ड था। तो उस टाइम पे फिर मैंने सीयूईटी पीजी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। हम्म तो स्टार्टिंग में तो मुझे पता नहीं था कि कौन से रिसोर्स यूज करने चाहिए, सिलेबस क्या रहेगा, उतना डिटेल में नहीं पता था। इतना हम्म पता था कि तीनों ईयर का साइकोलॉजी हमें आएगा हम्म मास्टर्स के एग्जाम के लिए, बट उतना डिटेल पता नहीं था। तो फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च करना स्टार्ट कर दिया। हम्म और जो सीयूईटी पीजी के लिए मुझे बेस्ट चैनल लगा वो स्टडी कैपिटल लगा। तो फिर हम्म मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे, तो आपकी मुझे टीचिंग स्टाइल अच्छी लगी और इजी मैनर में था। तो फिर मैंने सोचा कि यही से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। ओके सो आप कौन से बैच में ऐड थे? फाउंडेशन बैच था आपका या जो एमसीक्यू बूस्टर बैच था उसमें था? फाउंडेशन बैच मतलब मैंने ओके पूरा सिलेबस आपने दिवाली के पढ़ा है बाद से ही, हाँ, हाँ, दिवाली के बाद से ही ओके मैंने ज्वाइन किया। ऑल राइट सो स्टार्टिंग में एज यू टोल्ड कि आप बहुत ब्लैंक थे रिसोर्सेज नहीं समझ आ रही थी विच बुक्स टू रीड यू वर नॉट अवेयर ऑफ एंड आई एम श्योर सारे एस्पिरेंट्स के साथ ये चीज होती होगी बिकॉज
नॉट एवरीवन इज प्रिविलेज टू हैव सच ए गुड सीनियर्स कि सीनियर्स उनको गाइड कर दे अच्छे से, या फिर कोई प्रोफेसर ने गाइड कर दिया, या फिर समवन। तो बहुत ज्यादा ब्लैंक फील करते हैं, ये बहुत मैक्सिमम टाइम चला जाता है उनकी प्रिपरेशन में कि शुरू कहाँ से करें। सो एज यू सेड कि आपने स्टडी कैपिटल कोर्स में एनरोल कर लिया तो वहां से चीजें शुरू हो गई। बट स्टार्टिंग में जैसे ही एनरोल किया होगा, अगेन आई एम श्योर आपके अंदर सेल्फ डाउट्स आए होंगे कि वेदर दिस कोचिंग इज इनफ और नॉट, कुछ कहीं छूट ना जाए, जो फोमो वाली फील होती है कि व्हाट इफ समवन इज रीडिंग एनी बुक जिससे क्वेश्चंस आ जाएं। तो इस फोमो को कैसे आपने दूर किया थ्रू आउट द प्रिपरेशन कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए? तो स्टार्टिंग में तो मुझे पहले मेरा फोकस था कि जो कुछ भी बेसिक चीजें हैं तो वो मैं पहले अच्छे से कवर अप कर लूँ। और उसके बाद जब मेरा बेसिक थोड़ा बहुत हो गया था, तो सबसे पहले तो मैंने बैरॉन वगैरह जो भी बेसिक बुक थी हम्म। जिससे मुझे समझ आता था, वो मैंने कवर की। हम्म। उसके बाद जब मैंने आपका फाउंडेशन कोर्स में मैं एनरोल हो गई, हम्म। उसके बाद आपने बोला कि मतलब ये कोर्स से पूरा हो जाएगा कवर अप। तो मेरे पास ज़्यादा स्टडी मटेरियल भी मैंने नहीं रखे थे ओके। ऑप्शंस में, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टडी मटेरियल हो जाएंगे तो फिर उतनी ज़्यादा कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। हम्म। सो मैंने जो बेसिक बुक्स थे वही रेफर किया, जो आपके नोट्स थे उसी को अच्छे से मैंने रिवाइज किया। और जो लेक्चर्स थे वो मैंने अच्छे से देखे, एक बार नहीं समझ आया तो वही दो बार तीन बार वही वही लेक्चर्स को रिपीट करके देखना है। तो उससे मेरा मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर हो गया। और मुझे कुछ पार्ट पे ऐसा कभी-कभी लगता था कि इससे होगा या नहीं, क्योंकि सिलेबस तो वास्ट है। बट फिर उसके बाद मैंने थरो रिवीजन और एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस की, तो उसी से हम्म। फिर मुझे लगा कि नहीं, जितना सिलेबस है उतना हो जाएगा, विद इन टाइम हो जाएगा सभी चीजें। तो फोमो तो उतना मुझे कुछ लगा नहीं कि मतलब मिस होगा करके। ओके। एंड बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला कि जितने रिसोर्सेज होंगे उतनी ही कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पीपल डू दिस हम्म, मिस्टेक दैट दे बाय एवरी डैम बुक व्हिच इज अवेलेबल ऑन द अमेजोन। हम्म, वो डिफरेंट डिफरेंट सीयूईटी की, पीजी की प्रिपरेशन बुक्स खरीद लेंगे, हजार रुपए खर्च करके। बट द पॉइंट इज कि आई डोंट थिंक सो कि एक बार भी वो बुक पूरी तरीके से पढ़ पाते होंगे। सो दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस हम्म, थिंग, एवरीवन हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि प्रिपरेशन में आपको सोर्सेस को लिमिटेड रखना होता है एंड रिवीजन को अनलिमिटेड हम्म, रखना होता है। सो देर इज नो लिमिट टू हम्म, रिवीजन, बट देर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट लिमिट टू रिसोर्सेज कि आप कितनी बुक्स को फॉलो कर रहे हो, या किस चैनल को फॉलो कर रहे हो, या किस सोर्स को आप फॉलो कर रहे हो। सो कमिंग विद द प्रिपरेशन, व्हाट वाज योर डेली रूटीन लुक लाइक? क्या आपका डेली रूटीन होता था? कितने बजे आप सुबह उठते थे, रात को लेट नाइट पढ़ते थे, या कैसा आपका रूटीन होता था? ओके। तो मेरा मैंने रूटीन सिंपल ही रखा था, ज़्यादा ओके। कुछ कॉम्प्लिकेटेड या ऐसे कुछ बहुत न्यू चीज़ मैंने की हो ऐसा नहीं था। तो जो मेरा 9 टू 5 जो टाइमिंग रहता था वो मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर 9 टू 4 हॉस्पिटल या फिर प्रैक्टिस उसी में जाता था। हम्म। तो मॉर्निंग का तो वहीं पे हो गया। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा जल्दी उठती थी। मॉर्निंग में लाइक 6 7 तक मैं उठ जाती थी, और स्टार्टिंग में ही मैं थोड़ा बहुत रिवीजन वाला जो भी काम है वो मैं स्टार्टिंग में कर लेती थी। कि जो कुछ भी रात को मैंने लेक्चर्स देखे हैं, जो कुछ भी नोट्स बनाए, तो वो मॉर्निंग मॉर्निंग में मैं रिवाइज कर लेती थी। उसके बाद तो फिर हॉस्पिटल्स में जाती थी, और जब भी टाइम मिलता था विद इन मतलब कुछ फ्री है, ज़्यादा कुछ पेशेंट नहीं है, तो फिर उस टाइम पे हम लोग लाइब्रेरी में जाते थे, मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स। और हम उसी टाइम पे लेक्चर्स वगैरह देख लिया करते थे। हम्म। और इवनिंग टाइम पे मैं हमेशा एमसीक्यू सॉल्व करती थी, कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पढ़ लिया बट अब एमसीक्यूज नहीं सॉल्व कर रहे, क्योंकि पढ़ना ये डिफरेंट चीज है और एमसीक्यू सॉल्व करना ये डिफरेंट चीज है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें चीजें समझ आ रही है, लेकिन जो एमसीक्यूज होता है वो उसका एप्लीकेशन पार्ट होता है, हम्म। कि मतलब जो हमने पढ़ा है वो हम सही से अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो हम्म। जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है वो मैं डेली करती थी। लाइक 1 आवर एमसीक्यू प्रैक्टिस तो मेरा डेली का ही रहता था। तो अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स, जो आपके लेक्चर्स होते थे, उस उसे छोड़ के 3 to 4 आवर्स में डेली स्टडी करती थी। ओके, सो मतलब 1 घंटे की जो लाइव क्लासेस हमारी होती थी वो आप करते थे, एंड इसके हम्म, अलावा भी आप तीन से हम्म, चार घंटे निकालते थे इन स्पाइट ऑफ यू वर हाँ, डूइंग क्लिनिकल इंटर्नशिप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यस, पीपल हु से कि हमारे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, ना टाइम नहीं पा रहा, दिस इज द एग्जांपल कि कॉलेजेस को भी आपने मैनेज किया, यस, आपने प्रैक्टिकल्स एग्जाम को मैनेज किया, आपने क्लिनिकल इंटर्नशिप भी करी, विच इज इफ एन ऑफलाइन इंटर्नशिप तो बहुत काम होता है। उसके अलावा भी आप आफ्टर कॉलेज आफ्टर इंटर्नशिप
आप 3 से 4 घंटा निकालते थे अपने पढ़ाई के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये हमेशा स्टार्टिंग से ही करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एग्जाम के 1 महीने पहले बचे तो आप शुरू हो जाओ। सो आप एमसीक्यूज पे हम्म। काफी फोकस कर रहे हो। दिस अ वेरी क्यूरियस क्वेश्चन, मैं हमेशा हर किसी से पूछता हूँ, रफली हाउ मेनी एमसीक्यूज डिड यू सॉल्व इन द कंप्लीट प्रिपरेशन? मतलब टेस्ट सीरीज को मिला दिया, पीवाईक्यूज को मिला दिया, बुक्स को मिला दिया, मेरे वीकली क्वेश्चंस को मिला दिया, रफली कितने एमसीक्यूज आपने सॉल्व किए होंगे पूरे प्रिपरेशन आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, में? बट जैसे आपने बोला था कि प्रीवियस ईयर सबसे पहले करना चाहिए, तो हम्म मैंने प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस किया, जितने मुझे पॉसिबली मिल पाए हम्म उतने मैंने प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सॉल्व किए। और जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज थी, लाइक डीयू के सैंपल पेपर्स थे, या एनएफएसयू के हो गए, या फिर जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी की थी फर्ग्यूसन, या फिर हम्म जो भी मुझे मिले वो हम्म भी मैंने सॉल्व किया। और जो लास्ट में आपने विजेता बैच ली थी जिसमें आपने एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए थे, हम्म वो सब भी मैंने एमसीक्यूज प्रैक्टिस की अच्छे से। तो लाइक 3-4 थाउजेंड के आसपास तो एमसीक्यूज आई हाँ, इट्स थिंक मोर देन थ्री सॉल्व किए थाउजेंड ही थ्री होंगे मैंने। थाउजेंड तो विजेता बैच में या एमसीक्यूज थे, वो आपके हो गए। हाँ। अगर आपने रफली रफली सीयूईटी के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया होगा, ड्यू बीच सॉल्व किया होगा, तो हम्म। रफली 2000 तो वही हो गए। सो इट्स आई थिंक हाँ। मोर देन 5000 एमसीक्यूज आपने सॉल्व किए यस। होंगे ऑन एन एवरेज। हाँ। एंड व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ एमसीक्यू सॉल्विंग? किस तरह से आपको दिख रहा था अपने प्रिपरेशन में कि एमसीक्यू सॉल्विंग से आपकी प्रिपरेशन इंप्रूव हो रही है? स्टार्टिंग में तो मुझे एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले डर लगता था, कि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने पढ़ तो लिया है, बट एमसीक्यू में सही से सॉल्व कर पाऊंगी या नहीं। बट उसके बाद जैसे रिवीजन, नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ते गए, तो मैंने सोचा कि नहीं, एमसीक्यू भी सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है। हम्म तो मैं फर्स्ट तो मैंने चैप्टर वाइज में एमसीक्यू सॉल्व करती थी। लाइक जैसे आपने लर्निंग चैप्टर पढ़ाया था, तो हम्म फिर उसी से मैं रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करती थी। जितना हो सके उतने सारे एमसीक्यूज मैं चैप्टर वाइज हम्म सॉल्व करती थी। और फिर जब एंडिंग, जब सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो एंडिंग में फिर मैंने फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था, हम्म लाइक जनवरी के बाद। हाँ। तो ओके उस टाइम पे, और फिर स्टार्टिंग में मेरे बहुत कम मार्क्स आते थे। जो मॉक टेस्ट है उसमें बहुत कम मार्क्स आते थे, लेकिन जब मैं एक एक चैप्टर वाइज करती थी तब मेरे मार्क्स अच्छे आते थे। हम्म लेकिन जब मैं फुल मॉक टेस्ट देती थी उस टाइम पे बहुत लैग हो रहा था, कि मतलब जितने मार्क्स उधर आ पा रहे उतने मार्क्स नहीं आते थे। हम्म तो उस टाइम पे बहुत खराब लगता था कि जब मैं सॉल्व कर रही हूँ तो तब तो ठीक आ रहे हैं, लेकिन जब फुल मॉक टेस्ट दे रही हूँ तब सही से मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो फिर उस टाइम पे मैंने एक स्ट्रेटेजी ये की कि मैंने एक बुक बना ली थी, कि जो भी मेरे अब रॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो मैं सभी इसमें नोट डाउन करूंगी। तो सिर्फ ओके मैं क्वेश्चन क्वेश्चन नोट डाउन करके रखती थी, कि मतलब ये क्वेश्चंस इस चैप्टर से रॉन्ग हो रहे हैं, और हम्म वो रिपीटेडली रॉन्ग हो रहे हैं या एक बार रॉन्ग हो रहे हैं, फिर उसी को फिर से कंसेप्ट को उसी से देखना और फिर से फिर लिखना। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जो ये टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन रॉन्ग हुए वो नेक्स्ट में नहीं होते थे, क्योंकि मैं हम्म पहले एक बार टेस्ट होने के पहले देख लेती थी क्वेश्चन कि क्या कंसेप्ट है उसके पीछे। हम्म तो नेक्स्ट टेस्ट में नहीं होते। और कभी कभी ऐसा होता था कि वही क्वेश्चन फिर से रॉन्ग होता था, तो मैं फिर से लिखती थी कि मुझे याद रहे कि मुझे इस टॉपिक पे फिर से काम करना है। हम्म तो ये एक मैंने किया था। दिस इज वेरी वो गुड बुक टेक्निक मैंने, बिकॉज हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, तो वो बुक मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट से मैंने उसको लास्ट तक के संभाल के रखा था, और मैंने मार्क्स भी उस पे मैं डालती थी कि मुझे हम्म इतने इसमें इतने मार्क्स आए हैं। और मैंने 3 कॉलम बनाए थे उसमें, कि जो क्वेश्चंस राइट हुए, जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, और हम्म वो क्वेश्चंस जो मैंने सिर्फ हम्म गेस वर्क किया था। जैसे आपने बोला था कि गेस वर्क नहीं करना चाहिए, तो फिर हम्म मैंने एंड, और फिर जब मैंने देखा कि जो एंड वाला मॉक टेस्ट हम्म था उसमें मेरे गेस वर्क बहुत कम हो गए थे, हम्म नेगेटिव मार्किंग भी कम हो गई थी, हाँ तो वो एक मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। This is actually very good because the concept you are talking about, this strategy is very scientifically proven. It is a very good strategy. And ये बहुत ही important लोगों को समझना है कि आपके अंदर एक accountability का सेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आप blindly क्वेश्चंस को सॉल्व किए जा रहे हो। अगर आप हम्म। क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट ले रहे हो, then you should take at least 4 to 5 minutes to analyze that question. तो एनालिसिस किसी क्वेश्चन की बहुत जरूरी होती है कि people generally think that this question I made it right, तो मैं इसको क्यों वापस से पढूं? but the point is आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आंसर आपने क्यों सही चूज किया, आपने उन 3 ऑप्शंस को हम्म। चूज क्यों नहीं किया। या अगर आपने गलत किया इस क्वेश्चन को एंड यू रियलाइज आफ्टर सीइंग द आंसर कि अरे यार ये क्वेश्चन कैसे मैं भूल गया,
सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू हैव टू रियलाइज दिस थिंग कि ये क्वेश्चन में आपने ऐसा क्या गलत समझा, कौन से पार्ट को मिसअंडरस्टूड किया, दैट्स व्हाई यू गेव दैट आंसर इंस्टेड ऑफ द राइट आंसर। तो ये एनालिसिस वाला पार्ट जनरली बच्चे भूल जाते हैं, दे से सर मैंने रोज 2 मॉक सॉल्व किए फिर भी नंबर नहीं आए, बिकॉज दे जस्ट सॉल्व द हम्म। मॉक पेपर। आपको सिर्फ सॉल्विंग पे ध्यान नहीं देना है, यू हैव टू एनालाइज द एमसीक्यूज। सो आपका जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, आफ्टर माई क्लासेस वर ओवर, सो रिवीजन की आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? रिवीजन की स्ट्रेटजी ये रहती थी कि अ, मतलब मैं पैसिव रिवीजन करती थी, मतलब पैसिव ओके। रिवीजन हम सभी करते हैं कि लाइक हमने जो पहले पढ़ लिया है। रिवीजन का मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को यही लगता है कि जो हमने चैप्टर पढ़ लिया वो फिर से डेफिनेशन से पढ़ना, बट हाँ, नहीं, वो ट्रू। मैंने स्टार्टिंग में मैंने भी वही किया था, मैंने भी वही करके हम्म। देख लिया था कि फर्स्ट डेफिनेशन, फिर उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या हम्म। फीचर्स है, सब यही मैं करती थी। और जब फिर बुक बंद हो जाती थी तो नॉलेज भी खत्म, कि मतलब याद नहीं रहती थी चीजें। तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैंने तो ये चीजें ऑलरेडी पढ़ ली है, बट जब मॉक हम्म। टेस्ट में सॉल्व कर रही हूँ तो मैं उसे क्यों नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। तो फिर उस टाइम पे मैंने उसके लिए भी मैंने एक अलग स्ट्रैटेजी बनाई थी, ये कि जब भी अब मैं बैरॉन या फिर आपके नोट्स ऐसा कुछ भी पढ़ रही हूँ, तो जो भी कीवर्ड्स होते थे उस टॉपिक के, तो मैं वो सारे कीवर्ड्स लिख लेती थी। हम्म। तो उसके बाद सारे कीवर्ड्स मैंने लिख लिए, और उसके बाद मैं बुक बंद कर देती थी, और फिर उसके रिलेटेड मैं चीजों को रिवाइज करती थी कि अच्छा हम्म। ये कीवर्ड है, तो इसका कंसेप्ट क्या रह सकता है। तो उस हिसाब से फिर मैंने चीजों को रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट टाइम में तो सभी चीजें रिकॉल नहीं हो पाती थी, हम्म। लेकिन जितना भी हुआ मैं उतना रिकॉल करती थी, और फिर उसके बाद मैं फिर से चैप्टर एक बार पढ़ती थी जो चीजें नहीं समझ आई, फिर मैं उतना ही हम्म। पढ़ती थी जो चीजें नहीं समझ आई। और फिर वैसे सभी चैप्टर्स के लिए मैंने किया, तो वो एक मुझे हेल्प हुआ उससे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू मेंशन कि लोगों को सच में एक्टिव रिवीजन करना चाहिए, बट इन द नेम ऑफ रिवीजन व्हाट हम्म। दे आर डूइंग इज रीलर्निंग, बार बार उसी कंसेप्ट को फिर से पढ़े यस। जा रहे हैं। And हम्म। this is generally not a revision. So this is a very important point you mentioned. I'm sure लोगों को उससे help होगी. So my next question और would be, मैंने एक हाँ हाँ please please. हाँ, और मैंने क्या किया था कि लाइक जो मैंने चैप्टर अभी जो मैंने रिवाइज किया है, वो जो मैंने फर्स्ट डे पे किया है, तो उसी को मैं थर्ड डे पे रिवाइज करती थी, हम्म। और उसी को फिर फिफ्थ और फिर सेवेंथ। तो ऐसे करके हम्म। फिर वो मेमोरी में और ज्यादा स्ट्रांग हुआ। हाँ, this is a very good thing. आपने साइंटिफिक तरीका यूज किया, which is like spaced हम्म। learning method, कि आप टाइम दे दे के या। चीजों को याद कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। So हम्म। after this revision process, आप चीजों को पढ़ लिए थे। Now you must be having some confidence कि okay मुझे चीज समझ आ रही हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। Now tell me about the feelings of that day, which was just one day before the exam. CUT एग्जाम कल है आपका, एक दिन पहले क्या थॉट चल रहे थे, वो रात कैसी रही आपकी? ओके, तो वो तो थोड़ा डिफिकल्टी टाइम था, लाइक सभी एस्पिरेंट्स के लिए रहता है। तो उस टाइम पे प्रिपरेशन सब हो गया था, रिवीजन सब कुछ हो गया था, और आपने एक दिन पहले वीडियो भी डाला था स्टूडेंट्स के लिए कि मतलब ऑल द हम्म। बेस्ट एंड सब कुछ ठीक होगा। तो उसके बाद फिर मैंने उस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। एक दिन पहले मैं कभी कुछ भी नहीं पढ़ती, मतलब जो हम्म। साल भर पढ़ लिया बस अब हो गया। एक दिन पहले पढ़ के अब क्या ही होने वाला है, ना मैं रिवाइज करती हूँ ना कुछ ना कुछ, बस जस्ट रिलैक्स। तो एक दिन पहले तो मैं मतलब नागपुर गई थी, मैं वर्धा में रहती थी और मेरा जो सेंटर था वो नागपुर आया था। हम्म। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ उसके रिलेटिव के घर गई थी, और फिर मैं उन्हीं के साथ थोड़ा बाहर घूम के वगैरह आई, और हमने खाना वगैरह खाया। और मतलब मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं उस दिन पे, मैं पूरा टाइम चिल ही थी। बस एक थॉट आ रहा था कि मतलब कैसा होगा क्या होगा, हम्म। बट उसके बाद लगा कि नहीं, जो भी प्रिपरेशन की है उसके ऊपर थोड़ा भरोसा करते हैं, तो जो भी होगा वो बाद में देख लेंगे। फर्स्ट हम्म। प्रायोरिटी ये है कि मैं अच्छे से एग्जाम को अटेंड करूँ। फिर वो एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे और क्या होगा, कितने नेगेटिव होंगे, वो सब बात की बात है। लेकिन फर्स्ट जो टास्क है कि एग्जाम अच्छे से लिखना, तो मैंने उसी के ऊपर अपना ये हम्म। फोकस। ऑलराइट। सो आप एग्जाम हॉल में पहुंचे, अपने सिस्टम के सामने बैठे, एंड यू सॉ द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या मोमेंट था उस टाइम पे? जैसे ही मतलब एग्जाम स्टार्ट हो गया था, तो मुझे उस टाइम पे वहां पर टाइमर था, स्क्रीन पर टाइमर था। हम्म। तो वो टाइमर से ही बहुत ऐसा एंशियस लग रहा था कि विद इन टाइम मेरा पेपर कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। हम्म। तो फिर उसके बाद
मैंने पहले वो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें लाइक डेफिनेशन बेस हो या जिसमें ज्यादा कुछ कंसेप्ट ना लगता हो, हम्म। सो दैट कि जो कुछ भी फिर सॉल्विंग पार्ट है मैं उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे पाऊँ। हम्म। तो मैंने उसी हिसाब से सीक्वेंस से फिर क्वेश्चन सॉल्व किए, जो डेफिनेशन बेस्ड थे, इजी क्वेश्चंस थे, हम्म। उनको पहले किया। उसके बाद मैंने जो थोड़े ऐसे क्वेश्चंस थे जिसका मिक्स ऑप्शन मुझे लगता था कि ये भी हो हाँ। सकता है वो भी हो सकता है, जो गेस वर्क था वो मैंने बाद में रखा, और जो सॉल्विंग पार्ट था वो मैंने मिडल में किया। तो फर्स्ट तो मैंने इजी क्वेश्चन किए, हम्म। फिर जो सॉल्विंग वाले क्वेश्चन थे वो किए, और जो गेस वर्क थे कि मुझे ऐसा लगता था कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, कि एक तो मैं ये कर देती हूँ या फिर मैं स्किप ही कर देती हूँ, जिसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, वो तो क्वेश्चन मैंने किए ही नहीं। हम्म। नेगेटिव मार्किंग होने से अच्छा है कि क्वेश्चन को स्किप ही कर दो। और हम्म। जिसमें 50-50 चांसेस था कि नहीं ये या ये हो सकता है, तो उसके बारे में फिर थोड़ा सोच के मैंने वो क्वेश्चन एक अटेम्प्ट कर दिए। कैलकुलेटिव गैस आपने लिया कि कैलकुलेटिव हाँ साइंटिफिक हाँ। इंट्यूशन गैस लेते हैं कि क्या इसका आंसर हो सकता है। सो नाउ फास्ट हम्म। फॉरवर्ड टू योर करंट लाइफ। वो सब हो गया, रिजल्ट आया, अनएक्सपेक्टेशंस थी, कुछ लगा कि नहीं और ज्यादा नंबर आते तो अच्छा हो जाता, हर एस्पिरेंट को लगता है ये चीज। But now that you are in one of the best universities in India, which is University of Hyderabad, which is famous for its clinical department and health department for the psychology aspect, and आपने clinical psychology से UG भी किया है, so how's life at University of Hyderabad? ओके। तो वहाँ पर तो सबसे पहले कैंपस बहुत बड़ा कैंपस है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का। तो कैंपस लाइफ तो बहुत अच्छी है, लाइक ग्रीनरी है सभी तरफ, सभी डिपार्टमेंट वेल मेंटेन्ड है। हम्म। और जो स्पेसिफिक जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है वो भी बहुत अच्छा है, लाइक लैब है उसमें। तो जो कुछ भी चीजें प्रैक्टिकल, जो कुछ भी टेस्टिंग वगैरह होती है वो प्रॉपर हम्म। कंडक्ट होती है, कि हम अपने पार्टिसिपेंट को लाते हैं, मैम हमें हम्म। पूरा प्रोसीजर बताते हैं कि तुम्हें ऐसे ऐसे कंडक्ट करना है ये टेस्ट को। तो उस हिसाब से हम अपने पार्टिसिपेंट को लेकर आते हैं, हम अपने हम्म। टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, उसके ऊपर रिजल्ट और प्रैक्टिकल वर्क, तो वो सारी चीजें हैं। दूसरी चीज, जो प्रोफेसर्स है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, ऐसा नहीं कि हम्म। तुम दूसरे स्टेट से हो तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे या फिर तुमको हम्म। अलग रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बहुत मतलब अलग अलग स्टेट से आए हुए स्टूडेंट है, हम्म। बहुत दूर दूर से आए हुए स्टूडेंट है। तो वो एक अच्छी बात है। और मतलब जो प्रोफेसर है वो बहुत सपोर्टिव है, कि लाइक अभी हम जो न्यू स्टूडेंट थे उनके लिए भी उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस ली, हम्म। और सारा कुछ वह अच्छा ही लगा मुझे। तो करिकुलम कैसा है वहाँ का, एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं या नहीं मिलने वाली? आई एम श्योर प्रोफेसर से क्लियर कर देते हैं स्टार्टिंग में ही। हाँ। तो लेक्चर्स वगैरह तो हमारे सब कुछ हम्म। टाइम से ही होते हैं, और एक्स्ट्रा क्लास वगैरह सब कुछ रहती है। और जो इंटर्नशिप वगैरह है वो सेकेंड ईयर हम्म। से रहेगी हमें। तो जो सेकेंड ईयर का आई थिंक थर्ड या फोर्थ सेम रहेगा तब हमें हम्म। इंटर्नशिप के बारे में वो लोग इन्फॉर्म कर देंगे। तो हम्म। अभी तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किए हुए लाइक 1.5 महीना हो गया है। हम्म। तो अभी तो मुझे सारी चीजें अच्छी लग रही है और सब कुछ समझ आ रहा है प्रोफेसर्स का। और अभी तो मतलब वहाँ पे ज्यादा हमारे इंटरनल्स ही होते हैं, लाइक इंटरनल हम्म। असेसमेंट और उसके बाद प्रेजेंटेशन, जिससे थोड़ा स्टूडेंट का हम्म। कॉन्फिडेंस भी बढ़े। एंड तो आपकी वो हॉस्टल सारी लाइफ चीजें कैसी भी। है वहाँ पे? हॉस्टल का खाना कैसा है, रूम कैसे हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है हॉस्टल का, कितनी ऑक्यूपेंसी वाले रूम्स होते हैं? ओके। तो हॉस्टल्स तो बहुत सारे, लाइक जितने भी लोग एडमिशन करते हैं मोस्ट ऑफ मतलब सभी को हॉस्टल अलॉटमेंट होता ही है। हम्म। तो वहाँ की एक मुझे बात अच्छी लगी कि मतलब जो स्टूडेंट दूर से आ रहे हैं उनको इस चीज का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि हॉस्टल हम्म। में मिलेगा मतलब या नहीं मिलेगा? ऑक्यूपाइड। हाँ, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, सभी को हॉस्टल मिलता ही है फॉर श्योर। तुमने एडमिशन किया तो तुम्हें हॉस्टल मिलेगा ही। हम्म। उसके बाद जो रूम है वो बहुत ज्यादा क्लीन है, और एक रूम में हम लोग 2 ही लोग रहते हैं, तो ऐसा नहीं अच्छा। कि क्राउडेड है तो पढ़ाई नहीं होगी। तो लाइब्रेरी में भी बहुत बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रूम पे रहकर भी हम्म। पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 ही लोग रहते एक रूम में। हम्म। तो ज्यादा तो कुछ। हाँ, वो एक है। और रूम भी अच्छी खासी स्पेशियस है, कि मतलब 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है, और हम्म। सारे फैसिलिटीज हैं हॉस्टल में। तो हॉस्टल ओके, अच्छा एंड ही है। व्हाट द हॉस्टल फूड, वो कैसा लगा आपको? हॉस्टल फूड मतलब मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मुझे वहाँ हम्म। का खाना थोड़ा डिफरेंट लगा। बट हाँ, मतलब दाल चावल सैलेड सभी चीजें होती है, तो हम्म।
हॉस्टल फूड भी अच्छा ही है। Okay, and how is the like extracurricular activities like gym and playgrounds and all those things? क्या इसकी फैसिलिटी होती है? कितना accessible होता है स्टूडेंट्स के लिए? ओके, तो मतलब कैंपस बहुत बड़ा है तो उसके कारण कुछ स्टूडेंट के लिए थोड़ा दिक्कत जा सकता है। लाइक मैं साउथ में रहती हूँ और जो हम्म। कैंपस और जो बाकी जो जिम और योगा हम्म। क्लासेस वगैरह, योगा क्लासेस भी होती है वहाँ पे, मॉर्निंग में भी होती है और अच्छा। इवनिंग में भी रहती है। एंड जिम का भी वहाँ पे एक्सेस है, मॉर्निंग में भी रहता है और इवनिंग में भी रहता है। बट मैंने जॉइन नहीं किया है फिलहाल क्योंकि मेरा हम्म। हॉस्टल बहुत दूर है वहां से। और हम्म। नॉर्थ कैंपस मेरे कैंपस से लाइक 3 to 4 किलोमीटर दूर है। हम्म। तो उसी के कारण मैंने जॉइन नहीं किया। और बसेस की फैसिलिटीज है स्टूडेंट के लिए, हम्म। बट जो बस फैसिलिटीज है वो 9 to 5 होती है फॉर क्लासेस। हाँ, और जो बाकी, हाँ, और जो बाकी है उसके लिए तो हमें खुद से ही साइकिल्स जाना हो गई पड़ता या है। तो स्कूटी हो गया या हाँ, पर्सनल हाँ, व्हीकल हो गया आपका। साइकिल्स और स्कूटी वहाँ पर अवेलेबल है, जिनको चाहिए वो ले सकते हैं। ओके, ओके। जस्ट बिकॉज मैं न्यू हूँ तो मैं पूरा हम्म। मतलब पूरी तरीके से सेटल डाउन नहीं हुई, बट आई थिंक आई विल ज्वाइन हम्म। उसके बाद। हाँ, मे बी नेक्स्ट ईयर विल कंडक्ट एन अनदर इंटरव्यू। आई एम थिंकिंग हाँ। ऑफ दिस थिंग कि जो मेरे एक्स स्टूडेंट्स थे टेस्ट में डीयू में हैदराबाद में, उनको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 साल हो रहा है। सो आई विल टेक एन अनदर हम्म। इंटरव्यू वीडियो कि वो एक्सपीरियंस आप 2 साल का पूरा मास्टर्स, बिकॉज नाउ लाइक हम्म। इफ आई एम टॉकिंग टू यू आई कैन आस्क यू अबाउट द प्रिपरेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, मगर बट हम्म। स्टूडेंट्स को ये भी पता होना हाँ। चाहिए ना कि 2 साल अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में दे रहा हूँ तो उसके बाद क्या होगा, हम्म। क्या वो 2 साल मेरे लगेंगे। हाँ। तो फॉर दिस ऑल्सो आई एम थिंकिंग हम्म। कि मैं एक सीरीज ऐसे चालू करूँ जहाँ पे मैं अपने एक्स स्टूडेंट्स से बात करूँ, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में कि 2 साल में उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था। सो माय लास्ट क्वेश्चन हाँ। टू यू वुड बी, एनी 4 5 थिंग्स यू वांट टू टेल टू द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग राइट नाउ, क्या वो डूज और डोंट्स होने चाहिए जो आपने अपनी प्रिपरेशन से सीखे हैं? ओके, तो सबसे पहले तो सारे कुछ चीजों के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। कि हम्म। जब तक हमें बेसिक ही नहीं पता होंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और सबकी प्रिपरेशन जर्नी तो पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। हम्म। तो बट जो मेरी थी मैं वो शेयर कर रही हूँ कि जो बेसिक है मैंने उस पर ज्यादा फोकस किया। और उसके बाद जो एमसीक्यू वाला पार्ट था तो वो भी मैंने बहुत अच्छे से हैंडल किया चीजों को। क्योंकि हम्म। मुझे समझ आ गया था कि सिर्फ जो डोंट्स में ये बोलना चाहूंगी कि ऐसा नहीं कि तुम लोगों ने बस एमसीक्यू ही सॉल्व किए और हम्म। उसका एनालाइज नहीं किया कि क्वेश्चन कहाँ रॉन्ग हो रहा है, तो फिर नेक्स्ट टाइम भी वही क्वेश्चन फिर से रॉन्ग होने की चांसेस ज्यादा है। तो उसकी हम्म। उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए कि लाइक हमने कुछ अलग से हम्म। क्वेश्चंस लिख के रख दिया, या फिर चीजें मार्क करके रख दी कि ये मुझे नहीं आ रहा है। या फिर अपने प्रोफेसर या फिर टीचर जिनसे आप गाइडेंस ले रहे हो उनसे हम्म। एक बार पूछ लिया कि कैसा क्या चीजें वो करनी चाहिए। और जो रिवीजन है, ऐसा नहीं कि हमने न्यू चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जो प्रीवियस चैप्टर है उसको हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जो हम न्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके जो पहले हमने चैप्टर पढ़ा था उसका भी साथ साथ रिवाइज होना चाहिए, हम्म। सो दैट चीजें हमें आगे डिफिकल्टी उसमें ना जाए। हम्म। तो ये कुछ सजेशन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच दीप्ति फॉर योर टाइम। आई एम श्योर एस्पिरेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपके सारे एक्सपीरियंसेस से, एंड आई विल बी ब्रिंगिंग मोर वीडियोस लाइक दिस। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच दीप्ति फॉर योर टाइम। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टे प्रिपेयरिंग, थैंक यू। थैंक यू सर।